हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो अगर हमें इंट्रोडक्शन हम अच्छे से कर लेते हैं तो हमें एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सबसे पहली टर्म जो हमारा चैप्टर का नाम ही है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। तो ये तो अभी हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सो एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर in which the highest power of variable is 2। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल क्या होते हैं हमारे, जो हम एक्स और वाई लेते थे, वो उन वेरिएबल्स की अगर हमारी हाईएस्ट पावर 2 होती है, दैट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 2x² प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन है। अब हम देखें यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन भी 2 ही होते हैं। तो अभी अगर हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने को बोला जाए, जो कि हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, जो कि हमसे पूछा जाएगा, तो अगर हमसे इसके सॉल्यूशन फाइंड करने को कहते हैं, तो हमारे पास इसके सॉल्यूशन फाइंड करने की जो मेथड्स होते हैं, अब हम उनको देख लेते हैं कि हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं जिनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए कितने मेथड होते हैं हमारे। एक होता है हमारा फैक्टराइजेशन, और एक होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। अब दो तरह से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन अभी हमने पीछे भी किया है, आप करेंगे तो याद आ जाएगा थोड़ा सा। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन में हम करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं इसमें। अगर अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या फैक्टराइजेशन मेथड है या मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे किया जाता है, तो अभी हम दोनों मेथड से एक एक इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेंगे कि इस मेथड से इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, या ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड है इसको कब यूज किया जाता है, और इससे सॉल्यूशंस कैसे फाइंड किए जाते हैं। अभी हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी पावर 2 है, तो इसके सॉल्यूशन भी 2 ही होंगे। अगर इसके सॉल्यूशन 2 हैं और हमें वो सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, तो हमें फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन एंड सेकंड वन इज डिस्क्रिमिनेंट। तो अब 2 चीजें हैं जो हमें जाननी है कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कैसे हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट मेथड का यूज हमें कब करना है, या फैक्टराइजेशन मेथड का हमें यूज कब करना है। तो चलिए वो और देख लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेके हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड को समझ लेते हैं कि इससे हम किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड को समझने के लिए एग्जाम्पल लिया है x² प्लस 7x प्लस 12। यहाँ हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 2 है, इट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, और हम किस मेथड से कर रहे हैं, हम स्प्लिटिंग मेथड से कर रहे हैं, हम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है। तो देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले हम ये जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है
और जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट क्या होता है वो मैं थर्ड चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ कि एक्स स्क्वायर में जिसकी भी मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड एक्स के साथ जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो जब भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना होता है तो सबसे पहले हम अपने कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई यहाँ जो भी कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा मल्टीप्लाई करके आ रहा है 12। फिर हम यहाँ x का जो भी कॉफिशिएंट होता है उसको देखते हैं, ये आ रहा है 7। अब देखिए, अब हमें क्या करना होता है कि हम सब कुछ एज इट इज लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये जो मिडिल टर्म है यहाँ पर, ये मेथड का नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इस मिडिल टर्म को ही हमें स्प्लिट करना है। तो इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, बाकी आगे जो भी है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि जो मिडिल टर्म थी 7, इसको हमें कैसे स्प्लिट करना है। तो देखिए, इस 7 की जगह हमें यहाँ पर ऐसे दो नंबर्स यूज करने हैं जिनको आपस में ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर तो 7 आए और आपस में मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो अभी यहाँ पर अगर आप करके देखो 12 किस किस के टेबल में आता है, 6 2 12 होता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ 6 और 2 को तो भी 7 नहीं आता है, इनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो भी 7 नहीं आता है। इट मीन्स ये वाले फैक्टर तो हमें नहीं लेने हैं। और देखते हैं हम कि 12 और किसके टेबल में आता है, 4 3 12 होता है। तब आप देखेंगे 4 और 3 को ऐड करने पे 7 आता है और 4 और 3 की मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है। इट मीन्स जो दो चीजें हमें, जो कंडीशंस दो नेसेसरी हैं, वो दोनों कंडीशंस ये दोनों नंबर्स फुलफिल कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ 7 को जो हमें स्प्लिट करके दो नंबर्स लेने हैं दैट इज 4 and 3। तो मैं 7 की जगह कैसे लिख सकती हूँ, 3 + 4, क्योंकि यही वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है और जिनको प्लस करने पर 7 आ रहा है। तो चलिए अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए ब्रैकेट के एक साथ एक्स, एक तरफ एक्स है और एक तरफ प्लस है। इट मीन्स जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस एक्स की भी मल्टीप्लाई होगी और इधर से प्लस की भी मल्टीप्लाई होगी। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो ब्रैकेट जब हम ओपन करते हैं तो अंदर जो भी नंबर्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। बट अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है तो अंदर साइन जो भी है एज इट इज रहते हैं। तो +3x + 4x, एक तरफ से हमने प्लस की मल्टीप्लाई कर ली और एक तरफ से हमने x की भी मल्टीप्लाई कर ली और ये 12 एज इट इज रहा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें। हमने देखा x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। चलिए जो कॉमन है हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर x 2 बार था, एक बार हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, एक बार हमारा x बचता है प्लस दैट इज 3x। इसमें से हमने x तो बाहर निकाल लिया है, 3 बचा है अभी हमारा प्लस। अब हम इनमें देखेंगे कि इनमें कौन सा नंबर है या कौन सा वेरिएबल है जो कॉमन है। तो आप देखेंगे कि x तो सिर्फ यहाँ है, यहाँ पर नहीं है। तो एक कांस्टेंट टर्म है दोनों में। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 4 है और यहाँ पर 12 है। क्या इन दोनों में कुछ चीज कॉमन है? यस। ये जो 12 है ना, ये 12 क्या होता है, ये 4 3 12 होता है ना। इट मीन्स ये जो 12 है इसमें 4 भी छिपा हुआ है और 3 भी छिपा हुआ है। तो 4 हमारा यहाँ भी है और 4 हमारा यहाँ भी है। तो यहाँ से मैंने 4 बाहर निकाला तो यहाँ से मेरा x बचता है और यहाँ से 4 निकाल लिया है तो 3 बचेगा। एक बात ध्यान रखेंगे कि ये ब्रैकेट्स हमेशा सेम आते हैं। अगर आपके ये ब्रैकेट सेम नहीं आए हैं इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। आपने कुछ ना कुछ रॉन्ग किया है, कहीं साइन मिस्टेक लिया है या कहीं आपने कॉमन रॉन्ग लिया है, वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था जो आपने कॉमन लिया है। व्हाटएवर, कुछ ना कुछ मिस्टेक आपने की है अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो। सो एक बार हमने इनको ले लिया और एक बार हमने इनको ले लिया। आप इसको देखेंगे ना, इतने पोर्शन को ये एक साथ है। इसमें हमने देखा कि x + 3 है, चलो इसमें भी x + 3 आ रहा है, तो दोनों में जो चीजें आ रही है हमने फिर से उसको कॉमन ले लिया। तो यहाँ से x + 3 तो बाहर चला गया, यहाँ से हमारा x बचता है प्लस यहाँ से भी x + 3 तो बाहर चला गया है, यहाँ से हमारा 4 बचता है। तो देखिए ये इक्वेशन के = 0 होता ही है, कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं। अब हमें पता था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
तो इसके सॉल्यूशन भी दो ही होंगे। तो कैसे होंगे इसके दो सॉल्यूशन? एक बार आपने x+3 को 0 के इक्वल रख दिया तो यहां से आपका 3 इधर माइनस में चला गया, तो एक सॉल्यूशन तो आपका ये निकल के आ गया। एक तरफ आपने x+4 को 0 के इक्वल रख दिया तो यहां से x = -4 आ गया। तो यहां पर हमारे दोनों सॉल्यूशंस निकल के आ गए हैं। तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड कह सकते हो इसको आप, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड हम यूज कब करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता क्या है, उसमें करते क्या है, वो चीज हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड हम यूज कर पाते हैं। देखिए, जब आपको ऐसी ही कोई इक्वेशन गिवन हो, अभी यहाँ पर पॉसिबल था कि हमने इसकी टर्म्स को स्प्लिट कर लिया है, बट जब कभी ये पॉसिबल ही ना हो, आपको कोई नंबर्स ऐसे मिल ही ना रहे हो कि जिनको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा हो और जिनको प्लस माइनस करके ये आ रहा हो, जब ये इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं हो पा रही हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई सॉल्यूशंस इसके मिल ही नहीं रहे हैं, देन वी यूज डिस्क्रिमिनेंट मेथड। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड जो होता है वो हर इक्वेशन पर अप्लाई नहीं होता है। बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनके सॉल्यूशंस पॉसिबल ही नहीं होते हैं। सॉल्यूशंस तो उनके आते हैं, बट एक रियल रूट्स जो निकल के आते हैं, जैसे एक रियल इंटीजर निकल के आ रहा है, नंबर जो निकल के आता है एक प्रॉपर, वो नंबर सुन के नहीं आते हैं सॉल्यूशन, तो उनके सॉल्यूशन को फिर हम फाइंड ही नहीं करते हैं, जिनके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होते हैं। तो अब वो पता कैसे चलता है, तो अब हम पहले वो देख लेते हैं। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से शो करते हैं। अब इस डी को कैसे फाइंड किया जाता है, आप ये देखिए, ये होता है बी स्क्वायर -4ac। अब ये BAC ये क्या है? देखिए, ये BAC सब यहीं तो छुपे हैं। जो हमारी जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जनरल इक्वेशन कौन सी होती है? AX² + BX + C। अगर मैं इसी इक्वेशन को कंपेयर करूं तो यहां से देखो, A की वैल्यू क्या है? 1 है, B की वैल्यू क्या है? 7 है, एंड C की वैल्यू क्या है? 12 है। तो हमें जब ऐसी इक्वेशन गिवन होती है, वहां से हम ABC की वैल्यू फाइंड करते हैं। उन ABC की वैल्यू को हम B² -4ac में पुट करते हैं। इसमें पुट करने के बाद जो हमें इसको सॉल्व करके आंसर आता है, उस आंसर के बेसिस पर ही हमें पता चलता है कि जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स पॉसिबल होंगे या नहीं होंगे, और अगर रूट्स पॉसिबल होंगे तो दोनों रूट सेम होंगे या दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, दो अलग अलग रूट। जैसे यहाँ पे आए ना, एक -3 आया, एक -4 आया है, तो हमें इसको सॉल्व करने से ही पता चल जाएगा कि भाई इसके दो हमें अलग अलग रूट मिलने वाले हैं, या इसका नो सोल्यूशन आने वाला है, या इसके दोनों सेम रूट्स आने वाले हैं। तो वो कैसे पता चलता है वो देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्या है कि अगर आप जो B² -4ac को सॉल्व करते हैं, अगर आपका जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 आता है, इट मीन्स इसको सॉल्व करके अगर आपका आंसर 1 2 3 4 मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर जो ग्रेटर देन 0 आता है, तो उसका मीन्स क्या होगा? उसका मीन्स ये होगा कि अगर आप अब इक्वेशन के रूट फाइंड करेंगे तो उसके 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, दो अलग अलग रूट। जैसे अभी हमने स्प्लिटिंग मेथड से देखे थे, वैसे ही रूट्स हमें मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम B² -4ac में ABC की वैल्यूज पुट करके ये चेक करेंगे कि वैल्यू जो आ रही है वो हमारी वो ग्रेटर देन 0 आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो ठीक है, इसका मतलब इसके एक रूट्स हमें मिलने वाले हैं दो, तो चलिए अब हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके जो B² -4ac है उसको सॉल्व करने पर 0 के इक्वल आ रहा है, उसको सॉल्व करके 0 आ रहा है, तो भाई सॉल्यूशन तो उसके तभी भी हो सकते हैं, तब हमें क्या मिलेंगे? हमें तब 2 इक्वल रूट्स मिलने वाले हैं।
इक्वल रूट्स कैसे, जैसे x की दो रूट्स हमें मिलेंगे ना, ये स्क्वायर में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सपोज दोनों रूट 2 2 आ जाएंगे या दोनों रूट 3 3 निकल जाएंगे। तो इस तरह से हमें 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं। और अगर थर्ड केस भी तो पॉसिबल है ना, जरूरी थोड़ी है कि अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे तो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा या हमेशा आंसर 0 ही आएगा। वो लेस देन 0 भी तो आ सकता है, वो नेगेटिव आंसर भी तो आ सकता है, -1 -2 -4 कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारा इसको सॉल्व करने पर आंसर नेगेटिव आता है, माइनस में आता है, देन नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, तभी उसके कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसके रूट फाइंड करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, फिर हम उसके रूट फाइंड नहीं करेंगे। हमें क्वेश्चन बोलेगा भी नहीं कि अगर ये कंडीशन आ रही है तो आप इसके रूट्स फाइंड कीजिए। क्वेश्चन भी हमें कुछ इस तरह से ही देगा कि अगर उसके रूट पॉसिबल हैं तो आप उन्हें फाइंड करके दिखाओ। अब चलिए, यहाँ तो अब ये केस तो हमारा यहीं पर ही ब्लॉक हो जाता है, भाई इस कंडीशन में तो हमें पता करने के बाद कुछ करना ही नहीं है आगे। बट यहाँ तो हमें करना है, यहाँ तो हमें जब पता है कि हमें दो रूट्स यहाँ से मिलने वाले हैं तो वो दो रूट्स हमें फाइंड भी तो करने हैं। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि अगर हमारी इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन आती है और हमें रूट्स निकालने होते हैं तो हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कैसे रूट्स निकालते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया दिस। अभी सबसे पहले हम इसकी एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें रूट्स निकालने से पहले तो ये चेक करना है ना। ये चेक करने के लिए तो हमें पहले यहाँ से एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा a कितना आया है 2 और b कितना आया है -4 और c कितना आया है 3। तीनों की वैल्यूज हमें मिल गई है। अब हम बी स्क्वायर -4ac में इसको पुट कर लेते हैं। हमने लगाया बी स्क्वायर -4ac, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, डी फाइंड कर रहे हैं। तो चलो हम देख लेते हैं कि हमारा जो ये डी का मीन्स बी स्क्वायर -4ac, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो हमने b की वैल्यू पुट की यहाँ पर -4 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू पुट की 2 एंड c की वैल्यू पुट की 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24। सो यहाँ पे हमारा आंसर कितना है, इसको हम माइनस करेंगे तो -8। अभी आप यहाँ पर देखिए कि माइनस में आ रहा है, इट मीन्स हमारी कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये वाली हो रही है, ये वाली हो रही है ना। तो जब ये नेगेटिव आ रहा है विच इज लेस देन 0, यहाँ पर डी जो आया है वो लेस देन 0 आया है, तो इट मीन्स यहाँ तो इसके सॉल्यूशंस पॉसिबल है नहीं, तो इस इक्वेशन के तो सॉल्यूशन हमें फाइंड करने नहीं है। सो चलिए कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। हमने एक अनदर एग्जाम्पल लिया, कोई और इक्वेशन हम यहाँ पर ले लेते हैं। लेट सपोज 2x स्क्वायर -5x प्लस 3, इसको भी करके देख लेते हैं। अगर इसका बी स्क्वायर -4ac जो है वो इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो हम उसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ से अब हम डायरेक्ट निकाल लें, a की वैल्यू आई हमारी 2, b की वैल्यू आई -5 एंड c की वैल्यू 3। अब हम लगाएंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो चलिए वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। b की जगह पुट किया हमने -5 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 एंड c की जगह 3। ये हुआ आपका 25 -24, आंसर आया आपका 1। आपका 1 आंसर आया यहां से। अब देखिए डी की जो वैल्यू आई है वो 1 आई है, इट मीन्स ग्रेटर देन 0 आई है, 0 से बड़ा होता है 1, ग्रेटर देन 0 आई है, इट मीन्स हमारी ये वाली जो कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है। इट मीन्स अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलने वाले हैं। तो अब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे कि इसके रूट्स हमें फाइंड कैसे करने हैं। देखिए ये इक्वेशन थी,
सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर से हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि रूट्स अब हम फाइंड करने जा रहे हैं ना, तो वहां पर भी हमें ए बी सी की वैल्यूज की जरूरत पड़ने वाली है। और b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 3। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो फॉर्मूला जिसको पुट करके हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से अपने रूट्स फाइंड करते हैं, तो वो क्या है? देखिए हमारे रूट मिलेंगे, x जो रूट है हमारा, इसकी जो दो वैल्यूज मिलने वाली है ना, वो एक ही फॉर्मूले से मिलने वाली है। कौन से फॉर्मूले से मिलने वाली है हमें? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप सोचेंगे कि मैम फॉर्मूला तो आपने एक x के लिए लगाया है, तो इससे a की तो वैल्यू निकल के आएगी, a की तो x की वैल्यू निकल के आएगी, हमें तो 2 चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे इससे एक वैल्यू निकल के आती है या 2। हमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। माइनस b की जगह हमने पुट किया -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह हमने पुट किया -5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पुट किया 2 और सी की जगह पुट किया 3, और नीचे है हमारा 2 और ए कितना है 2। तो इसको सॉल्व करके हमारा कितना आया? माइनस माइनस प्लस हो गया 5, ये प्लस माइनस ही रहा, और ये कितना हो गया? 5 5 25 माइनस 24, और नीचे आया आपका 4। अब देखिए यहां पर 5 है प्लस माइनस 25 माइनस 24, रूट के अंदर 1 बचा, और ये कितना है 4, और ये सब किसके इक्वल है? ये सब हमारा x के इक्वल है। तो अभी देखिए x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, इसको मैं खाली 1 भी लिख सकती हूँ, ये 4। अब देखिए यहां आपको दो साइन दिखाई दे रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो एक बार तो हम 5 प्लस 1 अपॉन 4 ले लेंगे, एक बार तो हम ये सारी चीजें, सारे नंबर्स को प्लस साइन के साथ ले लेंगे, और एक बार हम ये सारे नंबर्स माइनस साइन के साथ ले लेंगे। तो यहां से हमारा आएगा 6 अपॉन 4, और यहां से हमारा आएगा 4 अपॉन 4। ये तो कट गया, 1 हो गया, और ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो इट मीन्स x की जो दो वैल्यू आई, एक तो आई हमारी 3 अपॉन 2 और एक आई हमारी 1। आ गई इसकी दो वैल्यूज। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि एक रूट तो आया है उसका x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 और एक रूट आया है x इज इक्वल टू 1। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। वैसे ये फॉर्मूला आप किसी भी इक्वेशन पर अप्लाई कर सकते हैं, आप उन इक्वेशंस पर भी कर सकते हैं जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इजीली हो जाती हैं, आप वहां भी इसको कर सकते हैं। लेकिन इन कंपैरिजन हमें वो मेथड थोड़ा इजी पड़ जाता है। अगर हमें वो मेथड अच्छे से क्लियर है तो वो मेथड हमें थोड़ा इजी पड़ जाता है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज आप ये भी अगर यूज करेंगे तो आपको सेम ही रूट्स मिलने वाले हैं जो आपको उस फॉर्मूले से मिलने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम बस इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने ये चीजें यहाँ अच्छे से क्लियर कर ली तो आपको चैप्टर को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।